हिमालय एजुकेशन स्कूल फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उत्तराखंड का ऐतिहासिक शासनकाल। इससे पहले फ्रेंड्स मैंने जो है उत्तराखंड में इतिहास के जो है 4 पार्ट अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है। और इससे पहले हमने देखा था उत्तराखंड का सामान्य ज्ञान विविध, उत्तराखंड सामान्य जो है प्रतीक चिन्ह। फिर हमने यहाँ पे देखा था फ्रेंड्स उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास से संबंधित। तो यहाँ पे ये जो आज पार्ट रहेगा ये आपको 6th पार्ट मिलेगा। और ये अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। अगर आपको पसंद आता है तो इसी तरह की सीरीज़ हम कंटिन्यू रखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन थी? कुणिंद थी। जिनके शासन की जानकारी का स्रोत क्या है? कुणिंद मुद्राएं हैं। तो उस उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन थी? ये थे कुणिंद। और इनकी जानकारी जो है कुणिंद वंश के शासन की जानकारी का स्रोत क्या है? कुणिंद मुद्राएं हैं। कालसी लेख के अनुसार प्रारंभ में कुणिंद लोग मौर्यों के अधीन थे। क्या थे? कालसी अभिलेख है और उसके अनुसार हमें पता चलता है कि जो कुणिंद लोग थे वो क्या थे? मौर्यों के अधीन थे। यशवंत कटोच के अनुसार कुणिंदों ने उत्तराखंड में लगभग 200 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक शासन किया था। इसके अनुसार यशवंत कटोच के अनुसार जो कुणिंद लोग थे ये क्या करते थे? उत्तराखंड में इन्होंने 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक शासन किया था। कुणिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक जो था वो था फ्रेंड्स अमोघ भूति। कौन था? अमोघ भूति था। अमोघ भूति की रजत व ताम्र मुद्राएं पश्चिम में व्यास से लेकर अलकनंदा तक तथा दक्षिण में सुनेद से बेहद तक प्राप्त हुई हैं। तो क्या है? यहाँ से देखेंगे अमोघ भूति के जो रजत व ताम्र मुद्राएं हैं ये पश्चिम में व्यास से लेकर अलकनंदा तक तथा दक्षिण में सुनेद से लेकर बेहद तक प्राप्त हुई हैं। दक्षिण में सुनेत जो लुधियाना व बेहद जो सहारनपुर में पढ़ते हैं। अमोघ भूति मुद्राओं में प्राकृत भाषा में लिखा है राज्ञः कुणिंदस्य अमोघ भूतिश महाराजस अंकित है। क्या है? दक्षिण में सुनेत जो लुधियाना व बेहद जो सहारनपुर में पढ़ते हैं। अमोघ भूति मुद्राओं में प्राकृतिक भाषा में क्या लिखा है? राज्ञः कुणिंदस्य अमोघ भूतिश महाराजस। महाभारत में कुणिंदों को द्विज कहा गया है। महाभारत में कुणिंदों को द्विज कहा गया है और कुणिंद नरेशों को द्विज श्रेष्ठ कहा गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, महाभारत में कुणिंदों को क्या कहा गया है? द्विज कहा गया। और कुणिंद नरेशों को क्या कहा गया? द्विज श्रेष्ठ कहा गया है। कुणिंदों की जो पहली राजधानी थी कलकूट, जबकि दूसरी राजधानी शत्रुघ्न थी। कुणिंदों की जो पहली राजधानी थी वो क्या थी? कलकूट थी। और जो दूसरी राजधानी थी वो क्या थी? शत्रुघ्न थी। कुणिंद लोग जो है शैव धर्मावलंबी थे। क्या थे? कुणिंद लोग शैव धर्मावलंबी थे। और महाभारत व अष्टाध्यायी में कुणिंदों की जानकारी मिलती है। और वन पर्व में कुणिंद शासक स्वभाव का उल्लेख भी मिलता है। विदेशी लेखक थे टोलमी ने भी जो है कुणिंद शासन का वर्णन किया है। और कुणिंद मुद्राएं टिहरी गढ़वाल के थत्यूर तथा अट्टूर उत्तरकाशी के देवढुंगा पुरोला और श्रीनगर के सुमाड़ी, पौड़ी गढ़वाल के भेड़गांव तथा कुमाऊं के कत्यूरी घाटी से प्राप्त हुई हैं। तो कहाँ से प्राप्त हुई हैं कुणिंद मुद्राएं? टिहरी गढ़वाल के थत्यूर से और अट्टूर उत्तरकाशी के देवढुंगा पुरोला से, श्रीनगर के सुमाड़ी से, पौड़ी गढ़वाल के भेड़गांव तथा कुमाऊं के कत्यूर घाटी से जो है यहाँ से कुणिंद मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। कुणिंदों के बारे में जो है 5 अभिलेख में से 4 भरभूत व 1 मथुरा से प्राप्त हुआ है। कुणिंदों के समकालीन वंश जो है योध्या व औदुंबर गणराज्य थे। क्या थे? कुणिंदों के बारे में जो है 5 अभिलेखों में से जो है 4 भरभूत के और 1 मथुरा से प्राप्त हुआ है। कुणिंदों के समकालीन वंश कौन थे? योध्या व औदुंबर गणराज्य थे। अब यहाँ पे देखेंगे कुणिंदों की मुद्राएं। कुणिंदों की जो मुद्राएं थी फ्रेंड्स, इनकी जानकारी 3 प्रकार की मुद्राओं से प्राप्त होती है। क्या होती है? जो कुणिंदों की मुद्राएं हैं इनकी जानकारी हमें कैसे प्राप्त होती है? 3 प्रकार की मुद्राओं से। कुणिंदों की मुद्राएं अमोघ भूति प्रकार की, कुणिंदों की मुद्राएं अमोघ भूति प्रकार की, अल्मोड़ा प्रकार की व चत्रेश्वर प्रकार की। कौन कौन सी? ध्यान से
कि जो सबसे पहले कुनिंदों की जो मुद्राएं हैं ये 3 प्रकार की मुद्राओं से प्राप्त होती हैं, इनकी जानकारी नंबर 1 है। नंबर 1 में क्या दिया है, कुनिंदों की जो मुद्राएं हैं वो अमोघ भूति प्रकार की, एक के हो जाएगा। दूसरा क्या है, अल्मोड़ा प्रकार की, दूसरी क्या है, अल्मोड़ा प्रकार की, और तीसरी है चतरेश्वर प्रकार की। अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं रजत व तांबे की बनी हैं। किससे? अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं किससे बनी हैं? रजत व तांबे की बनी हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसमें ब्राह्मी लिपि और ख्रोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। क्या? जिसमें क्या है, लेख जो लिखा गया है ब्राह्मी लिपि या ख्रोष्टी लिपि में लेख लिखे गए हैं। अमोघ भूति की जो मुद्राओं में देवी तथा मृग का अंकन किया गया है। अमोघ भूति की जो मुद्राएं मिली हैं उनमें किन का अंकन किया गया? जो है मृग तथा देवी का अंकन किया गया है। अल्मोड़ा से मिली 4 मुद्राएं। अल्मोड़ा से कितनी मुद्राएं मिली हैं? 4 मुद्राएं मिली हैं। कौन कौन से? यहाँ पे देखेंगे, शिव पालित, हरिदत्त, शिवदत्त और मघवत, जो कुनिंदों से क्या हैं? संबंधित है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। आगे देखेंगे, अल्मोड़ा से, यहाँ पे देखेंगे, अल्मोड़ा से प्राप्त 4 मुद्राएं ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में संरक्षित हैं। अल्मोड़ा से प्राप्त 4 मुद्राएं ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में संरक्षित हैं। अल्मोड़ा प्रकार की कत्यूर घाटी से मिली 54 मुद्राओं में एक शिवदत्त की, एक आसे की और शेष मुद्राएं गोमित्र की हैं। क्या है? अल्मोड़ा से प्राप्त 4 मुद्राएं ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में संरक्षित हैं। अल्मोड़ा प्रकार की कत्यूर घाटी में जो है, कत्यूर घाटी से मिली 54 मुद्राओं में एक शिवदत्त की, एक आसे की और शेष मुद्राएं क्या हैं? गोमित्र की हैं। ब्रिटिश संग्रहालय में शिवरक्षित राजा की एक ताम्र मुद्रा जो डॉक्टर महेश्वर जोशी को प्राप्त हुई थी। ब्रिटिश संग्रहालय में शिवरक्षित राजा की एक ताम्र मुद्रा जो क्या थी? डॉक्टर महेश्वर जोशी को प्राप्त हुई थी। अल्मोड़ा सिक्कों से संभवतः 8 कुणिद नरेशों के नामों का उल्लेख मिलता है। क्या है? जो अल्मोड़ा सिक्कों से क्या होता है? 8 कुणिद नरेशों का नाम उल्लेख होता है। कुणिदों के अधिष्ठाता देव छत्रेश्वर को भगवान शिव के रूप में पूजा जाता है। कुणिद नरेशों के नामों का उल्लेख मिलता है और कुणिदों के जो अधिष्ठाता देव थे छत्रेश्वर को क्या होता है? भगवान शिव के रूप में पूजा जाता है। आगे देखेंगे, मॉर्फोलॉजी ऑफ कुनिंदा कॉइन्स नामक पुस्तक की रचना एमपी जोशी ने की है। किसने की है? एमपी जोशी ने कौन सी पुस्तक की रचना की है? ये की है मॉर्फोलॉजी ऑफ कुनिंदा कॉइन्स। आगे देखेंगे, अमोघ भूति के बाद मैदानी क्षेत्रों में शकों का अधिकार हो गया था और शकों की पुष्टि कटारमल का सूर्य मंदिर और कुमाऊं में प्रचलित शक संवत से होता है। तो अमोघ भूति के बाद मैदानी क्षेत्रों में किनका शासन हुआ था? शकों का शासन हुआ था। और ये पुष्टि कहाँ से होती है? कटारमल का सूर्य मंदिर है, कुमाऊं में प्रचलित शक संवत से होता है। आगे देखेंगे, अब आ जाते हैं उत्तराखंड में कुषाण शासन। क्या है? उत्तराखंड में कुषाण शासन। उत्तराखंड में जो कुषाण शासन है, कुषाणकालीन मुद्राएं, ये वीरभद्र, ऋषिकेश, मोरध्वज, गोविषाण से प्राप्त हुई हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो कुषाणकालीन मुद्राएं वीरभद्र, मोरध्वज और गोविषाण से प्राप्त हुई हैं। गोविषाण सिक्कों की खोज 1960 में केपी नौटियाल ने की थी। वीरभद्र, ऋषिकेश, मोरध्वज कोटद्वार और गोविषाण आपका कहाँ पे है? काशीपुर पे। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कुषाणों का शक्तिशाली शासक कनिष्क था जिसने तराई क्षेत्रों पर अधिकार किया था, जिसकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने जारी किए और रेशम मार्ग पर नियंत्रण करने वाला एकमात्र शासक कनिष्क था। तो कुषाणों का शक्तिशाली शासक कौन था? कनिष्क था, जिसने तराई क्षेत्रों पर क्या किया था? अधिकार किया था। इसकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के कुषाणों ने जारी किए थे और रेशम मार्ग पर नियंत्रण करने वाला एकमात्र शासक कौन था? कनिष्क था। तो आगे देखेंगे, कनिष्क ने क्या किया था? 78 ईस्वी में शक संवत चलाया और जिसका उत्तराधिकारी होविस्क था। होविस्क की 44 स्वर्ण मुद्राएं मुनि की रेती से और 1972 ईस्वी में प्राप्त हुई।
कुषाण शासक वासुदेव द्वितीय की 3 स्वर्ण मुद्राएं गोविषाण टीले से प्राप्त हुई, जिन मुद्राओं में शिव व नंदी का चित्र बना हुआ है। तो कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था और जिसका उत्तराधिकारी कौन था? हुइस्क था। हुइस्क की 44 स्वर्ण मुद्राएं मुनि की रीति से 1972 ईस्वी में प्राप्त हुई थी। कुषाण शासक थे वासुदेव द्वितीय। इनकी जो है 3 स्वर्ण मुद्राएं गोविषाण टीले से क्या हुई है? प्राप्त हुई हैं और जिन मुद्राओं में शिव व नंदी का चित्र बनाया गया है। 7 कुषाण स्वर्ण मुद्राएं खटीमा से प्राप्त हुई, जिन पर वसु नामक राजा का नाम मिलता है। क्या 7 कुषाण जो है स्वर्ण 7 कुषाण स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई? खटीमा से, जिन पर वसु नामक राजा का नाम मिलता है। कनिष्क की नानक स्वर्ण मुद्राएं काशीपुर से प्राप्त हुई थी। कनिष्क की नानक स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से? यहाँ से देखेंगे, कनिष्क की नानक स्वर्ण मुद्राएं काशीपुर से प्राप्त हुई थी और मोर ध्वज पांडुवाला वीरभद्र एवं भरत मंदिर के उत्खनन से कुषाणकालीन अवशेष की प्राप्ति हुई है। मोर ध्वज पांडुवाला वीरभद्र एवं भरत मंदिर के उत्खनन से कुषाणकालीन क्या हुए थे? अवशेष प्राप्त हुए थे। उत्तराखंड का योधेय वंश देखेंगे तो कुषाणों को कुचलने में मुख्य भूमिका योधेय शासकों की रही। कुषाणों को कुचलने में मुख्य भूमिका किसकी रही थी? योधेय शासकों की। योधेय जो है कुणिनों के समकालीन थे और इनकी मुद्राएं जौनसार भाबर, देहरादून तथा कालो डांडा लैंसडाउन से प्राप्त हुई है। योधेय कुणिनों के समकालीन थे और इनकी मुद्राएं जौनसार भाबर, देहरादून तथा कालो डांडा लैंसडाउन से प्राप्त हुई। योधेय शासकों के द्वि व त्रिमुद्रालेख वाले सिक्के प्राप्त हुए और योधेय वंश की जानकारी हमें उनके द्वारा निर्मित सिक्कों से मिलती है, जिनका शासन यमुना व सतलुज नदी के मध्य भाग में स्थित था। योधेय शासकों की क्या है? 2 और 3 मुद्रा लेख वाले सिक्के प्राप्त होते हैं और योधेय वंश की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? उनके द्वारा निर्मित सिक्कों से, जिनका शासन यमुना व सतलज नदी के भाग पर स्थित था। योधेय कालीन मुद्राओं में उनके अधिष्ठात्रा देवी देव शूलधारी कार्तिकेय का चित्र मिलता है। योधेय कालीन मुद्राओं में उनके जो अधिष्ठात्रा देव थे शूलधारी कार्तिकेय का चित्र मिलता है और उनकी मुद्राओं से विदित होता है कि उनमें गण शासन प्रणाली विद्यमान थी। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति लेख से पता चलता है कि गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त ने योधेय गणराज्य को लेकर विजित कर अपने अधिकार में ले लिया था। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति लेख से क्या पता चलता है कि जो गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त ने योधेय गणराज्य को विजित कर अपने अधिकार में ले लिया था। युगसेल का गोत्रीय वंश देखेंगे तो गोत्रीय वंश का कालसी प्रदेश के आसपास राज्य था। गोत्रीय वंश का कालसी प्रदेश के आसपास राज्य था और गोत्रीय वंश का प्रतापी शासक सीलवर्मन था। सीलवर्मन ने देहरादून के जगत ग्राम में बाड़वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण कराया था। इसने यमुना तट पर 4 अश्वमेध यज्ञ किए। शिव भवानी नामक राजा ने भी यमुना के तट पर भी अश्वमेध यज्ञ कराया था। तो गोत्रीय वंश का प्रतापी शासक कौन था? सीलवर्मन था। सीलवर्मन ने देहरादून के जगत ग्राम में बाड़वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण कराया था और इसने यमुना तट पर 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे, जिसमें शिव भवानी नामक राजा ने भी यमुना के तट पर अश्वमेध यज्ञ किया। आगे आ जाते हम कुलुत वंश। तो कुलुत वंश जो है कांगड़ा जिले की कुल्लू घाटी में शासन कर रहा था। कुलुत वंश कांगड़े जिले की कुल्लू घाटी में शासन कर रहा था और कुलुत वंश की जानकारी बृहत संहिता व मुद्रा राक्षस से भी मिलती है। कुलुत वंश का प्रतापी शासक वीरयश था और वीरयश की वीरता का रजत मुद्राएं मिली हैं। कुलुत वंश कांगड़ा जिले की कुल्लू घाटी में शासन कर रहा था और कुलुत वंश की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? बृहत संहिता मुद्रा राक्षस से। कुलुत वंश का प्रतापी शासक कौन था? वीरयश था और वीरयश की वीरताकार मुद्राएं रजत मुद्राएं मिली। काशीपुर गोविषाण में मित्र वंश देखेंगे तो काशीपुर में 2 मित्र राजाओं के बारे में उल्लेख मिलता है। एक था मातृमित्र और दूसरा था पृथ्वी मित्र। उसके बाद आ जाते हैं हिमालय का कर्तिरपुर राज्य। यहाँ पे क्या है? कर्तिरपुर राज्य है। एक मिनट, थोड़ा क्या है? हिमालय का
कीर्तिपुर राज्य, इस तरह से। तो कीर्तिपुर राज्य में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा रोहिलखंड का उत्तरी भाग स्थित था। हिमालय का जो कीर्तिपुर राज्य था, तो कीर्तिपुर राज्य के में उत्तराखंड क्षेत्र जो है, राज्य क्षेत्र में उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया और रोहिलखंड का उत्तरी भाग स्थित है। समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में कीर्तिपुर राज्य को गुप्त साम्राज्य के अधीन बताया गया है और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि कीर्तिपुर पर कुणिनों का शासन था और कीर्तिपुर राज्य की राजधानी कार्तिकेयपुर थी। स्कंदगुप्त काल में हुणों का आक्रमण हुआ था और उस समय कीर्तिपुर राज्य पर भी हुणों का आक्रमण था। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हुण राजा तोरमाण व मिहिर कुल के अधीन हिमालय का कुछ भाग था। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हुण राजा तोरमाण व मिहिर कुल के अधीन हिमालय का कुछ भाग रहा। आगे देखेंगे छागलेस वंश। तो लाखा मंडल के खंडित शिलालेख छागलेस वंश से संबंधित थे। क्या है कि छागलेस वंश, लाखा मंडल के खंडित शिलालेख छागलेस वंश से संबंधित थे। खंडित, उसके बाद है खंडित अभिलेखों में 7 राजाओं के नाम स्पष्ट रूप से मिलते हैं। इन अभिलेखों में पहला नाम नरपति जयदास एवं अंतिम नाम नामशक्त नामक राजा का मिलता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनसे आप नोट डाउन कर सकते हैं कि जो छागलेस वंश से संबंधित अभिलेख मिले थे, तो पहला नाम किसका मिला? नरपति जयदास का, और अंतिम नाम मिला था नामक्षत नामक राजा का मिलता है। सिंहपुर का यदुवंश देखेंगे तो यदुवंश का शासन जो है 6वीं सदी में के आसपास रहा और यदुवंशी राजाओं की जानकारी लाखा मंडल से प्राप्त राजकुमारी ईश्वरा के लेख से मिलती है और इस लेख से 11 पीढ़ियों के 12 शासकों के नाम उल्लेखित हैं। यदुवंश का संस्थापक श्री सैन वर्मन था, जिसकी राजधानी यमुना प्रदेश सिंहपुर में थी। हमने देखा था यदुवंश का शासन 6 से 7वीं सदी के आसपास रहा और यदुवंशी राजाओं की जानकारी लाखा मंडल से प्राप्त राजकुमारी ईश्वरा के लेख से मिलती है और इस लेख से 11 पीढ़ियों के 12 शासकों का नाम उल्लेखित है। यदुवंश का संस्थापक श्री सैन वर्मन था, जिसकी राजधानी कहाँ पे थी? यमुना प्रदेश सिंहपुर में। राजकुमारी ईश्वरा भास्कर वर्मन की पुत्री थी तथा जालंधर राजकुमार चंद्रगुप्त की पत्नी थी और ईश्वरा ने लाखा मंडल में एक शिव मंदिर बनवाया था। उत्तराखंड में नागवंश देखेंगे तो 6वीं सदी में नागवंश के अस्तित्व का पता चलता है। नागों की पुष्टि गोपेश्वर के त्रिशूल लेख से मिलती है। उत्तराखंड में नागवंश तो 6वीं और 7वीं में जो है सदी में नागवंश का अस्तित्व का पता चलता है और नागों की जो पुष्टि है गोपेश्वर के त्रिशूल लेख से मिलती है। गोपेश्वर त्रिशूल लेख से 4 नाग राजाओं के नाम मिलते हैं, स्कंदनाग, गणपति नाग, विभु नाग और अंशु नाग। किनके? गोपेश्वर त्रिशूल लेख से 4 नाग राजाओं के नाम मिलते हैं, स्कंदनाग, गणपति नाग, विभु नाग और अंशु नाग। त्रिशूल लेख में उल्लेख किया गया है कि गणपति नाग ने अपने दूसरे राज्य वर्ष में रुद्र महालय के सामने शक्ति त्रिशूल की स्थापना की। गोपेश्वर त्रिशूल लेख में 6वीं और 7वीं सदी ईस्वी की दक्षिण ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है और गणपति नाग उत्तरी नागवंश का शक्तिशाली शासक प्रतीक होता है, जिसका रुद्र महालय गोपेश्वर में अभिलेख मिला है। तो गोपेश्वर त्रिशूल लेख 6वीं और 7वीं सदी ईस्वी की दक्षिणी ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया और गणपति नाग उत्तरी नागवंश का शक्तिशाली शासक प्रतीत होता है, जिसका जो है रुद्र महालय गोपेश्वर में अभिलेख मिला है। यमुना घाटी में जो है यदुओं का अस्तित्व मिटाने का श्रेय नाग शक्ति को जाता है। यमुना घाटी में जो है यदुओं का अस्तित्व मिटाने का श्रेय किसको जा रहा है? ये जा रहा है यदुओं को। मोखरी वंश देखेंगे तो मोखरी वंश उत्तराखंड में नाग शासकों को कन्नौज के मोखरी वंश ने परास्त किया था। मोखरी वंश के जो अंतिम शासक थे वो थे गृहवर्मा और इसका संस्थापक था हरिवर्मा। गृहवर्मा के हत्या के बाद मोखरी राज्य उसके बहनोई हर्षवर्धन के अधीन हो गया। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं कि जो मोखरी वंश था तो उत्तराखंड में नाग शासकों को कन्नौज के मोखरी वंश ने परास्त किया था। मोखरी वंश के अंतिम शासक गृहवर्मा था और इसका संस्थापक हरिवर्मा था। गृहवर्मा की हत्या के बाद मोखरी राज्य उसके बहनोई
हर्षवर्धन थे और उनके अधीन यहाँ पे हत्या हुई थी। गृहवर्मा की हत्या क्या हुई थी? मोखरी राज्य उसके बहनोई हर्षवर्धन के अधीन हुआ। थानेश्वर का हर्षवर्धन वंश देखेंगे तो बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित नामक पुस्तक में उत्तराखंड आने का वर्णन मिलता है। हर्षकालीन चीनी यात्री थे वेनसांग हिमालय के पोली हिमोपुलो, यह ब्रह्मपुर राज्य में गया। वेनसांग ने यहाँ 5 बौद्ध विहार होने का उल्लेख भी दिया था। तो थानेश्वर का हर्षवर्धन वंश है, बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित नामक पुस्तक में उत्तराखंड आने का वर्णन यहाँ से मिलता है। हर्षकालीन चीनी यात्री थे वेनसांग हिमालय के पोली हिमोपुलो से ब्रह्मपुर राज्य में गया और वेनसांग ने यहाँ क्या किया था? 5 बौद्ध विहार होने का उल्लेख भी किया था। कनिंघम ने आधुनिक गढ़वाल व कुमाऊं वाले संपूर्ण भूभाग को ब्रह्मपुर कहा और वेनसांग ने गंगा को माँ भद्रा कहा और हरिद्वार के लिए मोयुलो यानी जिसका क्षेत्रफल बताया 20 लीटर यानी चीनी का माप। हर्ष के पश्चात मध्य हिमालय देखेंगे तो कान्याकुब्ज राज्य के हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद 647 ईस्वी में हर्षवर्धन का अंत हो गया था, जिसके बाद कान्याकुब्ज राज्य ब्रह्मपुर, शत्रुघ्न व गोविष्ण राज्य में विघटित हो गया था और इन तीनों राज्यों में सबसे बड़ा राज्य ब्रह्मपुर था। कान्याकुब्ज राज्य विघटन की जानकारी वेनसांग ने 634 ईस्वी के यात्रा वृत्तांत सियुकी से मिलती है और ब्रह्मपुर राज्य के उत्तर में सुवर्ण गोत्र देश एक स्वतंत्र राज्य था जिसे स्त्री राज्य भी कहा जाता था। हर्षवर्धन के मधुवन एवं बांसखेड़ा अभिलेख से पौरव वंश की जानकारी मिलती है। मार्कंडेय पुराण एवं बृहत संहिता में पर्वताकार राज्य का उल्लेख मिलता है और ब्रह्मपुर राज्य का पौरव वंश आप देखेंगे, ब्रह्मपुर का पौरव राजवंश। तो देखेंगे सबसे पहले हिमालय क्षेत्र के 3 राज्यों में से ब्रह्मपुर जो है सर्वाधिक विस्तृत राज्य था, जिस पर पौरव वंश का शासन था। ब्रह्मपुर राज्य गंगा नदी से लेकर पूर्व में करनाली नदी तक विस्तृत था और ब्रह्मपुर नरेश सोनवंशीय पौरव राजा थे। पौरव वंश का शासन जो है 6वीं सदी से 8वीं सदी तक रहा और अल्मोड़ा के तालेश्वर ताम्रपत्र का संबंध भी पौरव या ब्रह्मपुर राज्य से था। तालेश्वर ताम्रपत्र की खोज 1915 ईस्वी में हुई थी और तालेश्वर ताम्रपत्र में द्वितीयवर्मन व विष्णुवर्मन द्वितीय शासक का उल्लेख मिलता है और पौरव वंश के संस्थापक राजा विष्णुवर्मन प्रथम था। पौरव वंश के शासक राज्य को पर्वताकार राज्य कहते थे और पौरव वंश के ताम्रपत्रों में जो है 5 शासकों का उल्लेख मिलता है, जिसमें विष्णुवर्मन प्रथम के बाद क्रमशः वृषवर्मन, अग्निवर्मन, द्वितीयवर्मन और विष्णुवर्मन द्वितीय शासकों का वर्णन मिलता है। पौरवों के कुल देवता वीरणेश्वर स्वामी थे। पौरवों के कुल देवता कौन थे? वीरणेश्वर स्वामी। पौरव शासकों की उपाधि महाराजाधिराज। पौरव शासकों की उपाधि महाराजाधिराज परम भट्टारक थी और तालेश्वर पात्र संस्कृत भाषा एवं गुप्त ब्राह्मी में अंकित है। पौरव वंश का प्रशासन देखेंगे तो पौरव शासकों के निवास स्थल को कोट एवं राजकुमार के लिए सर्वपुत्र का प्रयोग होता था। पौरव वंश के लिए सभी मंत्रियों के लिए राजमात्या कहा गया और पौरव वंश के सेना नायक को बलाध्यक्ष कहा जाता था। संधि विग्रहिक विदेश मंत्री एवं दिवीरपति लेखक वर्ग का प्रधान होता था और जमनपति पदाधिक सेना का प्रमुख होता था। पौरव शासकों की आय का स्रोत भूमिकर था, जिसे भाग कहा जाता था, एवं गुप्तचर का कार्य कटुक करते थे। भूकर वसूलने वाले अधिकारी को भागिक कहा जाता था और पौरव काल में 2 तरह की भूमि थी, एक थी केदार भूमि और दूसरी थी सारी भूमि। सिंचित भूमि को केदार भूमि कहते थे और असिंचित भूमि को सारी कहा जाता था। भूमि मापन के लिए द्रोणवापम, खारीवापम व कुल्यावापम विधि का प्रयोग होता था। तालेश्वर ताम्रपत्र में उद्यानों के लिए वटक शब्द का प्रयोग मिलता है। अब आ जाते हैं शत्रुघ्न राज्य। तो कान्याकुब्ज राज्य का दूसरा भाग शत्रुघ्न राज्य में टूटा था। चीनी यात्री के अनुसार इस राज्य के पूर्वी सीमा पर गंगा व उत्तर में हिमालय और राज्य के मध्य में
यमुना नदी बहती थी। कनिंघम के अनुसार यह भाग सिरमौर गढ़वाल का हिस्सा था। अब आ जाते हैं गोविषाण राज्य। तो गोविषाण राज्य कान्याकुब्ज राज्य का तीसरा भाग गोविषाण राज्य में टूटा था। कनिंघम के अनुसार गोविषाण राज्य में काशीपुर के साथ रामपुर व पीलीभीत जनपद भी थे। गोविषाण का विस्तार पश्चिम में रामगंगा से लेकर पूर्व में शारदा नदी तक था। कनिंघम ने काशीपुर के उज्जैन में बने पुराने दुर्ग या किले को इस राज्य से संबंधित बताया। पलेठी का शिलालेख देखेंगे तो देवप्रयाग के आसपास एक स्वतंत्र राजवंश शासन कर रहा था और देवप्रयाग के हिंडोला खाल में पलेठी का सूर्य मंदिर 7वीं-8वीं सदी के बीच का बना हुआ है। पलेठी का सूर्य मंदिर कल्याण वर्मन ने बनाया था और इन शिलालेखों में नरपति वर्मन का नाम भी मिलता है। आदिगुरु शंकराचार्य या कार्तिकेय पूर्व राजवंश के शासनकाल में आदिगुरु शंकराचार्य का आगमन हुआ था और आदिगुरु शंकराचार्य ने 820 ईस्वी में केदारनाथ में देह त्यागा था और उसी समय उनकी 32 वर्ष आयु थी। आदिगुरु शंकराचार्य इष्टगण के समय उत्तराखंड आए थे और आदिगुरु शंकराचार्य अद्वैतवाद के प्रतिपादक थे। आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा पूरे भारत में 4 मठों की स्थापना की गई, ज्योतिर्मठ, पुरी और श्रृंगेरी एवं द्वारिका। शंकराचार्य का जन्म केरल के कल्लाड़ी में हुआ, जो चेर साम्राज्य के अधीन था, जिनके गुरु गोविंद स्वामी जी थे। जो आदिगुरु शंकराचार्य के पिता हैं वो विश्वगुरु व माता सुभद्रा थी। तो आदिगुरु शंकराचार्य के पिता शिवगुरु व माता सुभद्रा थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो आज यहाँ पे था इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ पे अध्ययन करे। अगर आप देख सकते हैं कि हमारे 100 प्लस यहाँ पे देखें क्वेश्चंस बने, और इसी तरह से अगर आप चाहते हैं अन्य वीडियो तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपकी हेल्पफुल लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।